नमस्ते। सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। देश में हर चीज पर राजनीति करने का रिवाज है। हमने देखा कि जब अप्रैल और मई 2021 में ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर रहे थे, तब भी देश में ऑक्सीजन पर राजनीति हो रही थी। केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार ऑक्सीजन के मीट्रिक टन वाले आंकड़े पर झगड़ रहे थे। दिल्ली सरकार कह रही थी कि उसे जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी नहीं मिल रही और केंद्र की सरकार ज्यादा ऑक्सीजन देने की बात कह रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट की बनाई ऑडिट कमेटी ने दिल्ली में ऑक्सीजन पर रिपोर्ट दी है। लिखा है कि जितनी ज़रूरत थी उससे 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन मांगी जा रही थी। तो क्या केजरीवाल सरकार ने ऑक्सीजन की किल्लत पर झूठ बोला? और अगर ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक वाकई दिल्ली में ज़्यादा ऑक्सीजन थी तो लोग इसके अभाव में मर क्यों रहे थे? अस्पतालों के ऑक्सीजन खत्म होने वाले SOS कॉल क्यों आ रहे थे? दिल्ली में ऑक्सीजन पर क्या खेल चल रहा था? आज शो में इस पर विस्तार से बात करेंगे। ट्विटर और सरकार वाले झगड़े में आज क्या हुआ ये भी बताएंगे। लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो होता है। शब्द इधर उधर हो गए, माफी चाहता हूँ। शो में सबसे पहले दिन का वीडियो होता है, वो देखते हैं। कोरोना केसेस की संख्या कम होते ही एक बार फिर से किसानों का जमावड़ा दिल्ली की सीमाओं पर बढ़ने लगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से किसानों का जत्था फिर से ट्रैक्टर लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने लगा। आज गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर मार्च का रिहर्सल भी किया गया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि किसान 26 तारीख को कभी नहीं भूलेंगे। हर महीने 26 तारीख आएगी और किसानों की ओर से ऐसी ही रिहर्सल की जाएगी ताकि ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता न भूल जाए। टिकैत ने यह भी कहा कि आंदोलन तभी खत्म होगा जब भारत सरकार तीनों कानून वापस लेगी और MSP पर नया कानून बनाएगी। यानी मोदी सरकार के लिए किसान आंदोलन वाली मुसीबत एक बार फिर शुरू हो सकती है। देखना यह भी है कि क्या आप किसान नेता पहले की तरह आंदोलन में भीड़ जुटा पाते हैं, और एक बात यह भी कि क्या ये एक क्षेत्र विशेष का आंदोलन बन के रह जाएगा या इसका देश में और भी प्रभाव या प्रसार होगा। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले हमेशा की तरह कोरोना संक्रमण के आंकड़े, और मैं बड़ी शिद्दत से चाहता हूं कि एक बुलेटिन ऐसा पढूं जिसमें मुझे कोरोना के आंकड़े ना बताने पड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 51,667, ठीक हुए मरीजों की संख्या 64,527 और मौत का आंकड़ा 1,329। इन आंकड़ों को देश के टोटल आंकड़े में जोड़ दें तो अब तक कुल मामले हो चुके हैं 3,01,34,445। ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,91,28,267 और मौत का आंकड़ा 3,93,310। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट ने भी चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद अब पंजाब से भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक केस सामने आया है। कई अन्य सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अब तक कुल 7 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आए। आज महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि की। देश में अब तक इस वेरिएंट के कुल 48 मामले दर्ज किए गए हैं। 2 लोगों की मौत हुई है। 20 मामले सिर्फ महाराष्ट्र से हैं। दूसरी सुर्खी टीकाकरण को लेकर है। अगर कोई कोरोना का टीका नहीं लगवाना चाहता तो क्या उसे जबरदस्ती टीका लगाया जा सकता है? इस पर क्या नियम होना चाहिए? इस बारे में एक हाईकोर्ट का फैसला आया है। मेघालय हाईकोर्ट ने कहा कि जबरदस्ती वैक्सीनेशन लोगों के मूल अधिकारों का हनन है। अनिवार्य या जबरदस्ती वैक्सीनेशन करना कानून के तहत उचित नहीं है। मेघालय के कई जिलों में प्रशासन ने आदेश दिया था कि दुकानदार, टैक्सी ड्राइवर और अन्य लोग तभी काम पर लौट पाएंगे जब वो वैक्सीन लगवा लेंगे, और इसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने मौजूदा हालात को देखते हुए वैक्सीनेशन को बेहतर उपाय और ज़रूरी कदम भी बताया, लेकिन उसे किसी तरह से अनिवार्य करने या आजीविका के बीच में बंधन बनाने पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि ये मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है, खासकर जब ये आजीविका के अधिकार को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति के लिए जीना संभव होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को वैक्सीनेशन के फायदे और नुकसान के बारे में बताए और भ्रामक जानकारी फैलने से रोके। वैक्सीन का फायदा और न लगाने का नुकसान। तीसरी सुर्खी भी इसी विषय से जुड़ी है। मुंबई की हीरानंदानी सोसाइटी में 30 मई को एक वैक्सीनेशन कैंप लगा।
कैंप लगाने वालों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगाने की बात कही। 390 लोग शामिल हुए, वैक्सीन लग गई, किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। जैसा कि अमूमन वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में हल्का दर्द या बुखार वगैरह होता है। इसके अलावा इन लोगों को वैक्सीन लगने के तुरंत बाद सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। 10 दिन बाद सर्टिफिकेट मिला तो उसमें अलग अलग अस्पतालों के नाम दर्ज थे। जब इन अस्पतालों से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा, हमारी तरफ से ऐसा कोई कैंप नहीं लगा था। मामला पुलिस के पास पहुंचा, जांच शुरू हुई तो इसी तरह के और मामले सामने आए। मुंबई पुलिस अब फर्जी कैंप लगाने वाले 8 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। इन लोगों ने अलग अलग इलाकों में 9 वैक्सीनेशन कैंप लगाने की बात कबूली। पुलिस को शक है कि ये लोग वैक्सीन की शीशी में पानी भरकर रखते थे। पूरे मामले की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने SIT बनाई है। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि कुल 2053 लोग इस वैक्सीन फ्रॉड का शिकार हुए। कोरोना टीकाकरण में लोगों को हो रही समस्याओं को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 24 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फर्जी टीकाकरण के मामले का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि बहुत से लोग वैक्सीन फ्रॉड का शिकार हुए हैं, हमें उनकी चिंता है। फर्जी वैक्सीन का उन पर क्या असर हुआ, क्या एंटीबॉडी बनी, अगर उनको सलाइन वाटर या कुछ और दिया गया तो उसका क्या असर हुआ। कोर्ट ने राज्य सरकार और BMC को ऐसा प्लान तैयार करने के लिए कहा जिससे आगे इस तरह के फ्रॉड न हो सके। इसके लिए 5 दिन का वक्त दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 29 जून को होगी। अगली चौथी सुर्खी ट्विटर से जुड़ी है। नए IT नियमों को लेकर भारत सरकार और ट्विटर के बीच जारी तनातनी के बीच ट्विटर ने केंद्रीय IT मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दिया। इसके पीछे ट्विटर ने दलील दी कि उन्होंने ट्विटर की पॉलिसी का उल्लंघन किया। हालांकि करीब 1 घंटे के बाद उनका अकाउंट अनलॉक कर दिया गया। अकाउंट अनलॉक हुआ तो रविशंकर प्रसाद ने कहा, ट्विटर की मंशा सही नहीं है। अब ये समझ में आ गया कि ट्विटर क्यों IT रूल्स को नहीं मानना चाहता। केंद्रीय मंत्री प्रसाद पहले भी ट्विटर की पॉलिसी को डबल स्टैंडर्ड वाला बता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में ट्विटर अलग नियम मानता है लेकिन भारत के लिए अलग है। अब अकाउंट ब्लॉक वाले प्रकरण से ट्विटर को घेरने की एक और वजह मिल गई। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन के अभाव में कितने लोग मरे, कितने लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटके, इस पर मैं आपको कोई लंबा भाषण नहीं दूंगा। अपने आसपास देखिए, अपने घर में देखिए, आपको साखी मिल जाएगी। आपको सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा पीछे नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पर भी हेल्प की जो कॉल्स हैं उसके प्रमाण मिल जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली के कितने ही अस्पतालों के हमने SOS भी देखे जिसमें वो कहते थे कि 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है या 2 घंटे की, और फिर हमें एक खबर दिखती है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत थी ही नहीं, जितनी ज़रूरत थी उससे 4 गुना ज़्यादा। दिल्ली के पास इतनी ऑक्सीजन की स्टोर करने की जगह भी नहीं। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बनाई ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में कही गई है। तो असल में क्या हुआ, क्या पर्याप्त ऑक्सीजन थी, और जो किल्लत हमने देखी उसका क्या जवाब है, इस ऑडिट वाले मामले को पूरा आज समझते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के वक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर केंद्र और राज्यों में झगड़ा चल रहा था। राज्यों को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन देना केंद्र सरकार का काम है, इसलिए दिल्ली समेत कई राज्य कह रहे थे कि उन्हें ज़रूरत के हिसाब से ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऑक्सीजन की किल्लत का मामला दिल्ली सरकार हाईकोर्ट में लेकर गई, वहां से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। कई अस्पतालों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, ये कहते हुए कि हमारे लिए पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है और ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों की मौत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ऑक्सीजन के मामले पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा कि उसे रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, केंद्र सरकार से इतनी नहीं मिल रही। पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और फिर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई गई। ये मई के पहले हफ्ते की बात है। हालांकि तब भी दिल्ली को लगातार 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। सिर्फ 5 मई को दिल्ली को 730 मीट्रिक टन, यानी जितनी मांगी गई उससे ज़्यादा ऑक्सीजन मिली। 6 मई को 577 मीट्रिक टन और 7 मई को 488 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली, जबकि दिल्ली सरकार लगातार कह रही थी कि 700 मीट्रिक टन से कम में काम नहीं चलेगा। यहाँ ये समझ लीजिए कि 1 मीट्रिक टन मतलब 1000 किलो। तो ऑक्सीजन की किल्लत वाले मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को 12 सदस्यों की एक टास्क फोर्स बनाई। इस फोर्स का मुख्य काम था देश के हर राज्य में ज़रूरत के हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाई तय करना। सुप्रीम कोर्ट की बनाई टास्क फोर्स में 10 डॉक्टर थे। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, कैबिनेट सचिव को टास्क फोर्स का संयोजक बनाया गया, यानी कुल 12 मेंबर। इसमें डॉक्टर कौन कौन थे उनके नाम भी गिन लेते हैं। डॉक्टर भवतोष विश्वास, पूर्व कुलपति पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा, अध्यक्ष सर गंगा राम अस्पताल दिल्ली। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, अध्यक्ष नारायणा हेल्थ केयर बेंगलुरु। डॉक्टर गगनदीप कंग,
प्रोफेसर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु, डॉक्टर जेवी पीटर निदेशक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु, डॉक्टर नरेश त्रेहन चेयरमैन वेदांता अस्पताल गुरुग्राम, डॉक्टर राहुल पंडित आईसीयू निदेशक फोर्टिस अस्पताल मुलुंड मुंबई, डॉक्टर सौमित्र रावत हेड सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी गंगाराम अस्पताल दिल्ली, डॉक्टर शिव कुमार सरीन सीनियर प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज दिल्ली और 10वें डॉक्टर थे डॉक्टर जरीर एफ उडावाडिया श्वास रोग विशेषज्ञ हिंदुजा और ब्रीच कैंडी अस्पताल मुंबई। इस टास्क फोर्स के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई और इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन के ऑडिट की कमेटी बनाई। ऑडिट टीम में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर संदीप बुधिराज को भी शामिल किया गया। रणदीप गुलेरिया दिल्ली एम्स के निदेशक हैं और डॉक्टर संदीप बुधिराज मैक्स हेल्थ केयर के डायरेक्टर। इसके अलावा ऑडिट टीम में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से शामिल एक IAS अफसर को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहा गया। इसमें दिल्ली सरकार से प्रधान सचिव गृह भूपिंदर S भल्ला शामिल हुए और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुबोध यादव। इसके अलावा विस्फोटक नियंत्रक संजय के सिंह भी ऑडिट टीम में शामिल थे। अब इस ऑडिट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी है और ये रिपोर्ट मीडिया के पास भी आई है। रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में जितनी असल में ऑक्सीजन खर्च हो रही थी और जितने खर्च का हिसाब लगाया गया उसमें बड़ा अंतर है। ऑडिट कमेटी ने 25 अप्रैल से 10 मई के बीच कोरोना के पीक में ऑक्सीजन का ऑडिट किया। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत बताई। ये कैलकुलेशन सही नहीं है। बेड क्षमता के फॉर्मूले के हिसाब से दिल्ली में 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। 4 अस्पतालों के नाम भी लिखे गए जिनको ऑक्सीजन की जरूरत का हिसाब गलत था। सिंघल, आर्यन आसिफ अली, ESIC मॉडल और लाइफ रे अस्पतालों ने कम बेड होने के बावजूद ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की मांग की। कुछ अस्पताल मीट्रिक टन और किलोलीटर में भी फर्क नहीं कर पाए, मीट्रिक टन और किलोलीटर में। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के गलत कैलकुलेशन से दिल्ली में ओवरऑल ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ गई। रिपोर्ट ये भी कहती है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, इसलिए टैंकर्स खाली नहीं हो सके। हॉस्पिटल में पूरी तरह भरे ऑक्सीजन के टैंकर खड़े रहे। इस ऑडिट रिपोर्ट में पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी PESO की स्टडी का भी जिक्र है। PESO के मुताबिक 10 मई को दिल्ली में ऑक्सीजन टैंक 71% भरे हुए थे और अगर एडिशनल 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई होती तो उसे रखने के लिए जगह नहीं होती। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दिल्ली में ऑक्सीजन की रोजाना वाली खपत 284 से 372 मीट्रिक टन के बीच थी। दिल्ली में सरप्लस ऑक्सीजन थी जिससे बाकी राज्यों को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित हो रही थी। अगर इसी तरह चलता रहता तो बड़ा डिजास्टर हो सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट की बनाई ऑडिट कमेटी की ये फाइंडिंग्स है और अगर ये बातें सही हैं तो वाकई बहुत गंभीर मामला है। रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेरना शुरू कर दिया और ये बयान दिए। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में केस चला था ऑक्सीजन को लेकर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था। मुझे कहते हुए आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। 4 गुना बढ़ा करके, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। और सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे उनको बहुत ऑक्सीजन की आवश्यकता है, मगर वास्तविक आवश्यकता उतनी नहीं थी। और 12 राज्य जहां कोविड के बहुत केसेस थे उनको सफर करना पड़ा। उत्तर प्रदेश को सफर करना पड़ा, हरियाणा को सफर करना पड़ा, बाकी राज्यों को सफर करना पड़ा है। आप सोचिए जरा, ये जघन्य अपराध अरविंद केजरीवाल। तय हो चुका है कि अरविंद पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। जो मांग थी वो ऑलरेडी दिल्ली के अंदर उतनी ऑक्सीजन अवेलेबल थी,
लेकिन जो पैनिक क्रिएट किया गया, जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ, उसका नतीजा ये रहा कि दिल्ली के अंदर सड़कों पर लोग ऑक्सीजन के लिए तरसते रहे, लोग मरते रहे। और नतीजा ये रहा कि ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हुई, उससे भी बहुत संक्रमण फैला है। लोग जो सिलेंडर लेके गली गली मोहल्ले में घूमे हैं, ऑक्सीजन के गोडाउन पे घूमे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद लगातार दिल्ली की जनता को मौत के कुएं की तरफ धकेल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। बजाय काम करने के बयानबाजी और पोस्टरबाजी पे वो बिलीव करते हैं। उनके मंत्री भी इस तरह के अंजाम देते हैं, इस तरह के बयानों को, और ध्यान भटकाने के लिए जवाबदेही जहां उनकी होनी चाहिए उससे पूरी तरह से वो परे पाते हैं। विपक्ष के इन आरोपों पर दिल्ली की सरकार कह रही है कि ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है। आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ऑडिट कमेटी की कोई रिपोर्ट ही नहीं आई है। सुनिए। पार्टी के बड़े बड़े नेता आके, केंद्रीय मंत्री आके, प्रवक्ता आके, देश के बड़े बड़े नेता आके, जिनके ऊपर देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो कुल मिला के कल आज सुबह से एक ही काम कर रहे हैं। मीडिया में बैठ के, ट्विटर पे बैठ के, सोशल मीडिया में अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट बताई जा रही है, तथाकथित रिपोर्ट, कि दिल्ली में जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के 4 गुना बताई गई थी। ऐसा तथाकथित रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं, और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट आया। उन्होंने लिखा कि मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जागकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। इस भावुकता वाले जवाब के साथ सीएम केजरीवाल को तथ्यात्मक जवाब भी देना चाहिए। केजरीवाल को बताना चाहिए कि ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में लिखी बातों में कितनी सच्चाई है। ऑडिट कमेटी ने दिल्ली में बेड के हिसाब से ऑक्सीजन का कैलकुलेशन किया है। केंद्र सरकार के पैमानों के हिसाब से हर आईसीयू बेड में हर मिनट 24 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत मानी जाती है और नॉन आईसीयू बेड के लिए हर मिनट 10 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत तय की गई। अनुमान है कि इस हिसाब से ऑडिट कमेटी ने ऑक्सीजन की जरूरत का हिसाब लगाया होगा। अगर बेड्स वाली कैलकुलेशन से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो इसका जवाब केजरीवाल सरकार के हिस्से में आता है। और जवाब इसका भी मिलना चाहिए कि जब ऑक्सीजन के टैंक भरे थे, फिर अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी वाले कॉल क्यों आ रहे थे। इस पूरे मामले में दिल्ली की सरकार को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। यह भी बताना चाहिए कि क्या एक खास पीरियड ऐसा था जब सप्लाई कम थी और एक खास पीरियड के बाद सप्लाई सुनिश्चित हो गई, और अगर ऐसा हो गया तब दिल्ली की सरकार को आगे आकर कहना चाहिए था कि अब हमें इतनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। सरकारें, सर्वशक्तिमान सरकारें, चाहे अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र की, या कोई और सरकारें, आपके पास ताकत है, आपके पास अपनी आवाज को सच्चाई में बदलने की ताकत है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। आप कह सकते हैं कि आपकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो राजनीति कर रही हैं, लेकिन आपका दायित्व तो बनता है कि वो राजनीति कर रही हैं, और यदि उसमें तथ्यों का घालमेल कर रही तो आप अपने हिस्से का सत्य सबके सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि जवाबदेही के परे कोई नहीं है। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।